अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जब हमारा डाइजेस्ट हो गया है, फूड एब्जॉर्ब भी हो गया है, एसिमिलेट भी हो गया है, बॉडी सेल तक पहुंच गया है, अब वो जो एसिमिलेटेड फूड है उसका क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कौन सी प्रोसेस से करेगा, रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन से जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगा, एटीपी रिलीज होगा, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। अब एक होता है ब्रीदिंग और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब ये इसमें केवल एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो सिर्फ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेना, हमने इनहेल करी एयर और एक्सेल करी एयर, उतना ही प्रोसेस क्या हो गया, ब्रीदिंग। सिंपल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर है। जबकि हम अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस तो होती ही होती है। फिजिकल प्रोसेस कैसे होगी, हमने ब्रीथ इन करा तो ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद लंग्स से ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा, हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा, और बॉडी सेल में क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। फूड जो प्रेजेंट है उसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज करा। तो यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस तो हुई और साथ में ये क्या हो गई, केमिकल प्रोसेस भी हो गई। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, लेकिन साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं पे एटीपी का जनरेशन होता है। क्लियर है, सभी को इतना क्लियर है। तो यहाँ पर लंग्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझ में आया। ब्रीदिंग जो होता है वो सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों, क्योंकि केमिकली भी वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है, रेस्पिरेशन से हमने बोला कि एटीपी के फॉर्म में क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। तो ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी तो ये रिलीज कैसे कराएंगे। अब यहाँ पर हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहता है, एडीपी, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी के अलावा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब एडीपी एनर्जी आती है, मतलब फूड रिलीज करती है एनर्जी, तो ये जो एडीपी है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और ये जब एनर्जी की हेल्प से कंबाइन होगा तो ये क्या बनाएगा, एटीपी। ये जो एटीपी है वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है, जबकि ये जो एडीपी है वो क्या होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है। क्लियर है। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर, दो मॉलिक्यूल एडेनोसिन डाइफॉस्फेट दैट इज एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज टीआई। ठीक है, और ये दोनों कंबाइन कब होंगे, जब एनर्जी मिलेगी इसको, एनर्जी इसने गेन करी तो ये हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या हो गया ये एटीपी। अब जब सेल के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब क्या होता है, ये एटीपी ब्रेक हो जाता है। ये एटीपी ब्रेक कैसे होगा, एडीपी में ब्रेक होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा और यहां पर एनर्जी रिलीज कर देगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या हो जाएगी, यूज कर लेगा सेल। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस समझ में आई कि हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, दो टाइप के, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हम बचपन से पढ़ते आए
कि हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत ही रहती है सबको। जब भी कहीं एनर्जी की जरूरत आती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही एनर्जी रिलीज हो पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड रिलीज कर सकता है एनर्जी, लेकिन वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज करता है। तो वो जो एनर्जी एनएरोबिकली रिलीज हो रही है वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो जितने भी स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनएरोबिकली भी सर्वाइव कर सकते हैं रेस्पायर करके, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रेस्पिरेशन होता है, मतलब फूड एनर्जी रिलीज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है सभी को? अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला क्या आता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब जो फूड हमारा रहता है, ये ग्लूकोज क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोला जाता है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी ग्लूकोज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी ग्लूकोज 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो वो कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब यहां पर ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने हैं उसको अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुवेट क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, लंग्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहां पर साइटोप्लाज्म में तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन गए, लेकिन जब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पर तो वो क्या हो जाएगा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आ जाता है, नहीं मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड होता है वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करते हैं अपन, लेकिन जब हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या पायरुवेट का मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस आता है तब वो एनर्जी कंटेंट जो होता है वो चेंज हो सकता है, वेरी करता है। नहीं 38, तुम्हारे एनसीईआरटी में 38 है आई थिंक, तो 38 आपको लिखना है। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो पता चल गया हमको क्या होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है इसको, ग्लाइकोलाइसिस। और ये वाली प्रोसेस कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब यहां पर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये क्या होगा, यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाएगा। किसमें होगा, प्लांट्स में। अगर हम यीस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, अल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। यहां पर एटीपी बना,
यीस्ट इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है कि उसको उतना एनर्जी भी सफिशिएंट होता है सरवाइव करने के लिए, इसलिए यीस्ट जो होता है वो एनएरोबिकली भी सरवाइव कर सकता है। मतलब वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है, अगर यहां पर तो यीस्ट की बात हो गई, एनिमल टिश्यू में अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, हमारी बॉडी में भी तो ऐसा हो सकता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर एनएरोबिकली रेस्पायर करने लगेंगे। अगर एनएरोबिकली रेस्पायर करा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है वो एनिमल टिश्यू की बॉडी में जाने के बाद वो क्या कर देता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड के साथ साथ 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, मसल क्रैम्प कॉज कर देगा। एनिमल टिश्यू के मसल सेल्स में जनरली होता है, जब बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज, तो क्या होता है, क्रैम्प आ जाते हैं। वो क्रैम्प किस लिए आते हैं, ताकि क्योंकि हम इतनी फास्ट ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, और जब फास्ट ब्रीदिंग से क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहां पर क्या होगा, लैक्टिक एसिड का डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। लैक्टिक एसिड अगर हमारी बॉडी में बिल्डअप हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मसल क्रैम्प हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लांट की बॉडी में देखें तो ये क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन से अल्कोहल का डेवलपमेंट होता है, जबकि अगर एनिमल टिश्यू में ये होता है तो इसमें क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जनरेशन हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जैसे हमने न्यूट्रिशन में, प्लांट्स में न्यूट्रिशन अलग देखा था, एनिमल्स में न्यूट्रिशन अलग देखा था, क्यों, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही क्या है, अलग है, इसीलिए वहां पर जो न्यूट्रिशन की मेथड थी वो भी क्या थी, डिफरेंट थी। सिमिलरली अगर हम रेस्पिरेशन में देखेंगे तो रेस्पिरेशन में भी प्लांट में रेस्पिरेशन अलग होता है और एनिमल्स में रेस्पिरेशन अलग होता है। ठीक है, अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट जो होता है वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होने के कारण उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो प्लांट का हर एक पार्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन शो करता है। इसमें एक सिंगल यूनिट नहीं होती है, रेस्पिरेटरी यूनिट नहीं होती है। जैसे हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पूरा एक ही सिंगल रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी बॉडी में रेस्पायर करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है। अगर हम प्लांट्स में सबसे पहले किस में देखें, लीव्स में देखते हैं, तो लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होगा, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा मतलब स्मॉल पोर्स जो लीफ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल क्या करता है, वाटर एंटर होता है, वो स्वेल हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। स्टोमेटा की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, लीव का रेस्पिरेशन हो गया। अब यहां पर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, लीफ के बाद स्टेम। अगर स्टेम की बात करें तो जो नर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें जो होता है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लार्ज वुडी ट्रीज होते हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो लेंटिकल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर रूट की बात करें तो रूट में क्या होता है,
रूट हेयर्स होते हैं, रूट में क्या होता है उसका एक्सटर्नल, वहां पर अपेंडेजेस होते हैं, वो एक्सटर्नल अपेंडेजेस को क्या बोला जाता है, रूट हेयर। वो रूट हेयर क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, तो हर एक जो प्लांट है, प्लांट का पार्ट है, वो अलग अलग अपना रेस्पायर करता है। क्लियर है? प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स कहां से, कैसे, किस प्रोसेस से लेगा ऑक्सीजन? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर प्लांट के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो बाहर ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा, तो वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन रूट्स मैंने बता दिया है, रूट हेयर्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स बता दिया मैंने। शॉर्ट प्लांट्स में क्या होता है, सॉफ्ट प्लांट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हार्ड वुडी ट्रीज होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिकल्स, और वो लेंटिकल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। उसके बाद लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा में अगर वाटर एंटर करा, स्वेल हो जाता है और वहां पर एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, फिर उसके बाद वाटर वहां से रिलीज हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा, तो गार्ड सेल बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी हमको पता है एनिमल्स की। कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, कुछ लार्ज एनिमल्स होते हैं, सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सब में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होंगे सभी के, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम बात करें फिश में, तो फिश में क्या होता है, गिल्स होता है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, स्किन, मॉइस्ट स्किन होंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स में क्या होता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद और एम्फीबियंस में क्या प्रेजेंट होगा, लंग्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हम और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स। तो ये अलग अलग एनिमल्स हैं और इन सभी में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के कॉमन फीचर्स होते हैं। सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके जो कॉमन फीचर होते हैं वो कौन से सिमिलर होते हैं। सबसे पहला, सारे के सारे जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे उनका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, लार्ज। ठीक है, फिर दूसरा, हाई ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। क्यों ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा ब्लड और ट्रांसपोर्ट करवाएगा हमारे पूरे बॉडी सेल्स में। फिर उसके बाद तीसरा क्या होता है, थिन वॉल होगी। थिन वॉल क्यों होगी, सारे की सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से डिफ्यूज आउट हो सके। ठीक है, तो ये सब, ये तीन क्या है, कॉमन फीचर्स हैं जो सारे के सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कैसे उसमें रेस्पिरेशन होता है, वो अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा का जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन। उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उस वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, अमीबा प्रेजेंट है, और इसमें ऑक्सीजन है डिसॉल्व फॉर्म में, लेकिन वो डिसॉल्व फॉर्म का ही ऑक्सीजन क्या होगा, अमीबा के सेल के अंदर डिफ्यूज होगा। सेल के अंदर डिफ्यूज होने के बाद वहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा और वो एनर्जी रिलीज कर देगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या रिलीज होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो गया तो सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल। तो इस तरीके से ये क्या होता है, पूरा रेस्पिरेशन अमीबा का होता है। ठीक है, अब अगर हम रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है वो ही क्या होगा, रेस्पिरेशन उसी से होगा। यहाँ पर उसकी जो मॉइस्ट स्किन है उससे भी डिफ्यूजन होगा, बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और अंदर कम होता है, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज इन करेगी उसकी मॉइस्ट स्किन से और वहां पर क्या होगा, पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो अर्थवॉर्म के बॉडी के अंदर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थवॉर्म में होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद रेस्पिरेशन इन फिश। फिश की अगर बात करें तो फिश में कैसे होगा,
गिल्स के थ्रू। कैसे गिल्स के थ्रू होगा? फिश में क्या करते हैं, वाटर उसके माउथ से एंटर करता है, जब वाटर उसके माउथ से एंटर करेगा तो वो वाटर कहां तक पहुंचेगा, गिल्स तक पहुंचेगा। वो गिल्स क्या करेगा, वहां से पूरा की पूरा ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। फिर वो माउथ से ही वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलीज कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन इन फिश। क्लियर है? अच्छी लग रही है ये? नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसा होता है, लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो पूरा सिस्टम होता है उसका, और उस सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था पूरा डाइजेशन के टाइम पर, उसमें अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और वो मिलकर पूरा एक सिस्टम बना देता है। वैसे ही रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर क्या बना देते हैं, एक पूरा सिस्टम बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले यहां पर क्या होगा, नेजल कैविटी, नोज होगा, नोज के अंदर क्या होती है, नेजल कैविटीज होती है। नेजल कैविटीज मतलब क्या, जो नेजल पासेज होते हैं। ठीक है, इस नेजल कैविटी में क्या आता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स क्या करता है, हम जब इनहेल करते हैं, ये हेयर्स क्या करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे एयर तो उसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करने का काम करेगा। तो डस्ट पार्टिकल अगर ट्रैप हो गए यहाँ पर, और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, हेयर के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, वहां पर डस्ट पार्टिकल जितना भी है वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और क्लीन एयर अंदर जाती है। अब नेसल पैसेज के बाद क्या होता है, नेसल पैसेज के बाद क्या होता है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होते हैं, पहले लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स। फिर उसके बाद लैरिंग्स जो होता है, एक मिनट इधर देखो, फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स जो होता है ये क्या करता है, अपर पार्ट होता है पूरा, ये जैसे ही माउथ कैविटी से अंदर जाता है फूड, माउथ कैविटी से अंदर जाता है फूड, तो क्या होगा, ये नोज से यहाँ पर नो एयर एंटर ना कर जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लॉटिस या फिर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस क्या होता है, हार्ड बोनी पैलेट होता है, ताकि जब हम फूड च्यू करते हैं तब भी हमारे माउथ में जब फूड रहता है तो हमको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस। देखो, अब उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, ये ट्रैकिया जो होता है उसका अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होता है उसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया आता है। ये ट्रैकिया क्या होता है, नीचे ये एक ट्यूब होता है, ये ट्यूब जो होता है वो कार्टिलेज की रिंग से सराउंडेड रहता है। कार्टिलेज की रिंग से क्यों सराउंडेड रहता है, ताकि वो वहां पर अगर एयर नहीं भी हो तो वो कोलैप्स ना हो। तो वो किससे सराउंडेड रहता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है वो नीचे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो दो पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई बोला जाता है। और फिर ये ब्रोंकाई कहां पर एंटर करते हैं, दो लंग्स में एंटर करते हैं। ये दो लंग्स में जब एंटर करेंगे तो इनमें जो नीचे वापस से डिवीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के एंड पर क्या प्रेजेंट रहता है, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होता है वो एक्चुअल जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई होता है। लंग्स के अंदर स्मॉल एयर सैक लाइक पाउच प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है एल्वियोलर सैक।
या फिर एल्वियोलाई, और यहीं से ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पूरा जो होता है ये थोरेसिक कैविटी में एनक्लोज्ड होता है और किससे कवर रहता है, पूरा रिब्स से, रिब केज या उसमें जो मसल्स होती है पूरी रिब्स। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, एक मस्कुलर शीथ होती है, उसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पर रिब्स की मसल्स और डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज होता है, और उसी की वजह से जब चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तब क्या होता है, इनहेल करते हैं हम एयर को, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब होता कैसे है इसमें, यहां पर होता कैसे, इसका मैकेनिज्म, पूरा ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स की जो मसल्स है वो कहां जाएगी, वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगी, और जो डायफ्राम की मसल्स है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, जब डाउनवर्ड मूव करा तो यहाँ का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पर कम हो गया, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर एंटर करती है। ठीक है, अब जैसे ही एयर एंटर करेगी ये जो एल्वियोलाई है वो क्या कर लेगा, पूरा की पूरा ऑक्सीजन कैरी करेगा और ब्लड को दे देगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब हम एक्सहेल करेंगे एयर को तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो आउटवर्ड था रिप की मसल्स वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी और डाउनवर्ड, और ये जो डाउनवर्ड हुआ था वो अपवर्ड मूव करेगा, तो यहाँ का जो लेवल है वो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हुआ मतलब प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा क्या होता है, मैकेनिज्म होता है लंग्स का, जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा, जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जा रहा है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कैसे पता चलेगा हमको, इसमें क्या होता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो लाइम वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या कर देता है, इस लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस में टर्न कर देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पूरा सेटअप दिख रहा है क्या, क्लियर, ये दो टेस्ट ट्यूब है, इस दो टेस्ट ट्यूब में क्या करा है, सबसे पहले एक ऐसी ट्यूब लगाई है जो यहाँ पर डिप्ड है, ये लाइम वाटर है दोनों टेस्ट ट्यूब में, सबसे पहली जो ट्यूब है वो यहाँ पर इस फर्स्ट वाली ट्यूब में डिप्ड है। ठीक है, सेकेंड वाली ट्यूब क्या है, वो डिप्ड नहीं है, ऊपर है, और उसको इस तरीके से अरेंज करा है, एक पोर्शन ऊपर गया है और दूसरी वाले का दूसरा जो ट्यूब है वो क्या हुआ है, ये डिप्ड हो गया, इसमें ये डिप नहीं है लेकिन इसमें क्या है, डिप्ड है, और बाहर से एक और लगा दिए ट्यूब जो डिप नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी लाइम वाटर में। अब क्या करेंगे, यहां से ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ इन करा माउथ के थ्रू तो क्या होगा, फ्रेश एयर यहां से इनहेल होगी, जब फ्रेश एयर इनहेल होगी तो ये फ्रेश एयर लाइम वाटर से पास होगी, ये लाइम वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा, ये एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, कुछ अमाउंट में तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करेगा, टर्न होगा मिल्की, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मिल्की अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, अब ये एयर यहां से जाने के बाद ये क्या होगा, यहां से गई और कहां जाएगी, दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी। ठीक है, ये कब ब्रीथ आउट करेंगे जब हम, तब ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी, तो क्या हुआ, जब हमने यहाँ पर ब्रीथ आउट करा तो जो एयर गई है वो कहाँ गई है, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में गई, ये दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब का जो ये है लाइम वाटर वो क्या हो जाएगा, मिल्की अपीयरेंस में टर्न हो जाएगा और वो वहां पर बाहर हो जाएगी एयर। ठीक है, तो ये वाला जो है इससे क्या पता चला, जो एक्सहेल्ड एयर थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसीलिए उसने लाइम वाटर को मिल्की मिल्की अपीयरेंस में टर्न करा है। नहीं
यहां से नहीं करेंगे, इसीलिए यहां से करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट यहीं से होगा। इसीलिए ये जो दूसरी ट्यूब का जो एंड है वो डिप नहीं कराया है, ताकि हमारे माउथ में वो एयर ना जाए। ठीक है, आ गया समझ में? अब रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी होती है? 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 16 से 18 टाइम तक हम ब्रीथ इन कर सकते हैं और ब्रीथ आउट करेंगे। रेट ऑफ ब्रीदिंग में हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पूरा कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम हमने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करा है, वो एक साइकिल कैलकुलेट होती है। तो हम कितना कर सकते हैं? 16 to 18 मिनट्स रेस्टिंग स्टेज में, सॉरी 16 to 18 टाइम्स पर मिनट रेस्टिंग स्टेज में। लेकिन क्या होगा, जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो उस टाइम पर ये क्या हो जाता है? रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं, ताकि हमको जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट होता है फर्स्ट हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस। सेकंड जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन सी है? रेस्पिरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन अगर हम बायो की लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो क्या होगा? बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जब कोई भी मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सबसे पहला क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात आई तो बहुत ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। एनिमल की बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है वो केवल कितने होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है। वाटर के साथ मिनरल डिसॉल्व फॉर्म में ही क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ फूड जो बनता है लीव्स के अंदर, उसको उसके साथ कुछ केमिकल्स या फिर हम बोल सकते हैं हार्मोन्स डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? जाइलम। और फूड और केमिकल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो क्या आएगा इसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या आता है? जाइलम टिश्यू आता है। ये जाइलम टिश्यू हम 9th में पढ़ चुके हैं। इसमें ये 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर जाइलम ट्रैकेट्स प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, और लास्ट में जो प्रेजेंट होता है वो जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जाइलम वेसल्स की बात करेंगे। जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल क्या होता है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन होती है वैसे ही प्लांट की बॉडी में ये पाइपलाइन की तरह रन करते हैं, हॉलो ट्यूब्स। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? वेसल्स। ओपन एंडेड होते हैं, यहाँ पर कोई भी क्लोज एंडेड नहीं है, हॉलो है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होता है। पूरे प्लांट की बॉडी में ये सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो जाइलम वेसल्स है वो क्या होता है? सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही वाटर को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होते हैं इनमें बीच बीच में क्या होता है? यहाँ पर पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल मतलब वाटर बाहर आता है या अंदर, लेकिन नॉर्मली ऊपर से भी क्या होता है? जहां पर उसको प्रेशर कम मिलेगा वो वहां पर फ्लो करता जाता है। ठीक है, अब अगर हम जाइलम वेसल के बाद ट्रैकेट्स की बात करते हैं तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं? ये स्पिंडल शेप के होते हैं। इन ट्रैकेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? पिट्स। ये क्लोज्ड एंडेड होते हैं, इसमें ओपन एंडेड नहीं है। तो वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है? इसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जब वाटर कंडक्शन होता है तो वो किसकी हेल्प से होता है? ट्रैकेट्स की हेल्प से। ये जो पिट्स है इसके थ्रू ही वाटर एंटर करता है और
वहां से रिलीज होता है, ठीक है। जहां पर भी लो कंसंट्रेशन होगा वो वहां पर वाटर रिलीज कर देगा। तो जाइलम में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो केवल क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, क्योंकि सॉइल में से ही प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, कैसा होता है मैकेनिज्म, यहां पर इधर देखो, ये क्या है, सॉइल पार्टिकल से, ये रूट हेयर है, एक्सटेंशन होता है रूट का, उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर। अब ये रूट हेयर किसके कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में, और सॉइल पार्टिकल्स के आसपास क्या होता है, वाटर होते हैं। वो वाटर क्या करेगा, इस रूट हेयर में डिफ्यूज इन होगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल के पार्टिकल्स में ज्यादा होगा, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा रूट हेयर के अंदर। अब रूट हेयर के बाद क्या होती है, एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। डायरेक्ट तो नहीं होगा, उसमें भी सेल्स की लेयर मिलेगी, तो यहाँ पर रूट हेयर से वाटर कहाँ आएगा, एपिडर्मिस में। अब जब प्लांट बॉडी के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कौन सी प्रोसेस से होगा, ऑस्मोसिस। जबकि जब ये सॉइल के पार्टिकल्स के थ्रू वाटर अंदर गया है तो वो कौन सा होगा, डिफ्यूजन से, ठीक है। तो यहाँ पर रूट हेयर से कहाँ आएगा, एपिडर्मिस में, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस। फिर एपिडर्मिस से कहाँ आएगा, रूट कॉर्टेक्स, पूरी लेयर होती है सेल्स की, रूट कॉर्टेक्स से कहाँ आएगा, एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा, रूट जाइलम। जाइलम रूट में प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोल दिया, रूट जाइलम। फिर उसके बाद स्टेम जाइलम, स्टेम में प्रेजेंट है तो स्टेम जाइलम। फिर लीफ जाइलम, लीफ में प्रेजेंट है तो लीफ जाइलम। इस तरीके से यहाँ पर क्या होते जाएगा, ये वाटर पूरा ट्रांसपोर्ट होते जाएगा, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल होता है सिर्फ नीचे से, तो ये बोल रहे हो तुम, तो ये तो यहाँ पर वाटर की बात चल रही है ना, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है वाटर इज सक्ड अप बाय द वेसल्स, ये ऊपर की तरफ मूव कैसे करेगा, हाँ ऊपर की तरफ कैसे मूव करेगा, जहां पर उसको लो प्रेशर मिलेगा वाटर का वो वहां पर मूव करेगा। तो ऊपर के पोर्शन में जो लो प्रेशर है वाटर का वो किसकी वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से। हर बार क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट में वाटर लीव से क्या होते जा रहा है, रिलीज होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन की, मतलब जो लीव्स है वो क्या करते जा रहा है, लूज करते जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वहां का प्रेशर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो कम होगा तो उससे क्या होगा, हाई प्रेशर नीचे है और ऊपर लीव्स में क्या है, लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर मूव करेगा, एक सक्शन क्रिएट होगा। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया कि स्ट्रॉ, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हम क्या करते हैं, सक करते हैं स्ट्रॉ से, तो वो नीचे से ऊपर कैसे आता है, हम ऊपर का सक करने से क्या कर रहे हैं, ऊपर का जो प्रेशर है वो कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर किससे कम हो रहा है, ट्रांसपीरेशन से, वहां पर लॉस हो रहा है वाटर का, तो ट्रांसपीरेशन से जब वाटर का लॉस हो रहा है मतलब वहां पर प्रेशर कम हो रहा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो वाटर ऊपर मूव करते जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर इज सक्ड अप बाय द वेसल्स। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अभी हमने किसका ट्रांसपोर्टेशन देखा, वाटर का। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस देखेंगे तो मतलब हम किसकी बात करेंगे, फ्लोएम की बात करेंगे। जैसा जो जाइलम था वो 4 सेल से मिलकर बना था, वैसे ही फ्लोएम भी क्या है, 4 सेल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम में प्रेजेंट है पैरेंकाइमा तो क्या बोल देंगे, फ्लोएम पैरेंकाइमा। और फ्लोएम में फाइबर्स प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। अब फ्लोएम कंटेन्स सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में क्या होता है, सीव ट्यूब जो होता है, जैसे हमने वेसल्स देखे थे, हॉलो वेसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ओपन एंडेड थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीव लाइक स्ट्रक्चर, छन्नी प्रेजेंट है इनके दोनों एंड पर। तो ये जब छन्नी प्रेजेंट होती है तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया है, सीव ट्यूब बोल दिया है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, हॉलो नहीं होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके साथ हर एक सीव ट्यूब के साथ अपना एक कंपेनियन सेल होता है, और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की जो वॉल होती है वो कॉमन होती है, ताकि जो मटेरियल से वो इजीली एक्सचेंज हो सके।
क्लियर है? तो ये कंपेनियन सेल उसको नरिश करने का काम करता है। समझ में आया? फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये जो सीव ट्यूब है वो क्या करेगा, वहां पर इस सीव ट्यूब में वाटर और फूड दोनों, फूड और वाटर दोनों क्या होगा, एंटर करेंगे। तो फूड बनता कहां पर है, लीव्स में। तो ट्रांसलोकेशन एक मेथड होती है। क्या होता है ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट में फूड कहां बन रहा है, लीव्स के अंदर। यहां पर ऊपर का भी मूवमेंट हो सकता है, नीचे भी मूव कर सकता है। जहां पर लो प्रेशर मिला फूड का, वहां पर वो क्या हो जाएगा, मूव करेगा। तो जैसे मान लो ये लीव्स के अंदर है, ये वाले सीव ट्यूब के अंदर क्या हुआ, फूड एंटर करा। फूड एंटर करने के बाद वाटर भी एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से जैसे ही वाटर एंटर करेगा सीव ट्यूब के अंदर, वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो जहां उसको लो प्रेशर मिलेगा वो उस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सबसे पहले प्लाज्मा, फिर उसके बाद आरबीसीज, फिर डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है? प्लाज्मा जो होता है, जितना भी वाटर कंटेंट होता है ब्लड के अंदर, 90% वाटर से बनता है। वो 90% वाटर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसके अंदर 10% में जितने भी मटेरियल होते हैं ब्लड के अंदर, वो सारा 10% में रहता है। ये 3 टाइप के सेल प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं। ठीक है? सबसे पहला जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, आरबीसीज, और उसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है इसको, इरिथ्रोसाइट्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, नहीं पूछेगा। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है? ये जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इसकी। तो यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में से ऑक्सीजन कैरी करता है और पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। बॉडी सेल से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा और कहां तक पहुंचाएगा, लंग्स तक पहुंचाएगा। ठीक है? तो यहां पर ये क्या हुआ, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये इसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट होती है, इसीलिए इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, बहुत कम होती है, अबाउट 3 मंथ्स ओनली। ठीक है? जितने ये डेली बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती जाती है, डाई होती जाती है। ठीक है? मिलियंस ऑफ आरबीसीज डाई होती है, और उससे ज्यादा फास्ट रेट में क्या होती है, ये हमारी बॉडी में बनती भी है बोन मैरो में। तो इसीलिए जब ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उनको थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह पिला दो, हो जाता है, सब नॉर्मल हेल्थी पर्सन है तो। ठीक है? तो वहां पर क्या होता है, आरबीसीज होती है ये। क्लियर है? फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है, इनको बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है, या तो ये किल कर देगा, या उसको ये एनगल्फ कर लेता है, या उसके अगेंस्ट क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। उस केमिकल को बोला जाता है एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट करता है। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लेटलेट्स होता है, जब कोई भी इंजरी होती है तो इंजर्ड सेल क्या करते हैं, इन प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जो भी ब्लड फ्लो होता है वहां पर उस ब्लड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है?
ठीक है, नेक्स्ट होता है प्लाज्मा। फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस में क्या आएगा? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है? ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब अगर हम ह्यूमंस के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला ब्लड होता है। ब्लड भी क्या करेगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। अब यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा? हार्ट। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या होगा? कार्डियक मसल से पूरा हार्ट मिलकर बनता है। ये जो हार्ट होता है उसका जो साइज होता है वो क्या कैसा होता है? क्लेंज्ड फिस्ट के जैसा इसका साइज होता है। इधर देखो, ठीक है, इसकी जो मसल्स होती है उनको क्या बोला जाता है? कार्डियक मसल। ये जो पूरा हार्ट होता है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है? पेरिकार्डियम वॉल से प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, एक वॉल होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम वॉल से पूरा प्रोटेक्टेड रहता है। ये जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होते हैं? इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स कैसे होते हैं? एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर। यहाँ पर एक एट्रिया राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक वेंट्रिकल राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा जो है हार्ट वो अलग अलग वेन्स और कैपिलरीज से या फिर हम बोल सकते हैं आर्टरीज से कनेक्टेड रहता है। कैसे रहता है? जैसे अगर हम नॉर्मली इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो इस तरीके से हम बात करते हैं। ये 4 चैम्बर हो गए। कौन कौन सा? यहाँ पर राइट और ये लेफ्ट, सॉरी हाँ, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लंग्स है। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में क्या कनेक्टेड रहता है? पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लाती है? लंग्स में। लंग्स से अगर हार्ट तक ला रही है तो क्या लाएगी वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर कहां पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसको क्या बोला जाता है? V1 और V2 वॉल्व। ठीक है, तो V1 वॉल्व जो होता है ये वॉल्व लगे रहते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड फिल होगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने से वो वॉल्व ओपन हो जाएगा। ये वॉल्व ओपन होने के बाद सारा की सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया तो ये कहाँ जाएगा? एओर्टा से। एओर्टा मतलब मेन आर्टरी जिसको बोला जाता है। मेन आर्टरी से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स में से कहां जाएगा? बॉडी ऑर्गन से पूरा सेल्स में जाएगा और सेल से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। अब ये बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से साइड पे है? राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे कौन सा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, राइट साइड में आने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में किसके थ्रू जाएगा? मेन वेन के थ्रू। उसको बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं उसको? वेना केवा। मेन वेन के थ्रू जाएगा। फिर उसके बाद ये जैसे ही यहाँ का पूरा ब्लड फिल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा और दूसरा वॉल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही वॉल्व ओपन हुआ राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये क्या है? पूरा वर्किंग ऑफ हार्ट।
ये याद करना है। ये जो दो चैम्बर है वो किससे सेपरेटेड है? सेप्टम से। सेप्टम एक मस्कुलर शीट होती है, उससे राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो पूरा सेपरेटेड होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइन ना हो, ठीक है, मिक्स ना हो। तो ये आएगा, ये सिर्फ वर्किंग बोला तो ये, स्ट्रक्चर बोला तो ये, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम आर्टरीज और वेन्स की बात करते हैं तो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो वेन की वॉल से थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि यहाँ पर हार्ट बहुत हाई प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड को पंप आउट करता है, तो उतना प्रेशर उसको बियर करना होता है। तो वो प्रेशर बियर करने के लिए क्या होता है, उसकी वॉल थिक होती है, जबकि वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया वर्किंग ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट मतलब क्या कि जब हमारा पूरा जो ब्लड होता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके वापस रिलैक्स हो जाता है तो वो जो पूरा होता है उसको एक बार की हार्ट बीट बोलाता है। एक हार्ट बीट तो वो कितना होता है? 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में नॉर्मल कंडीशन में कितनी बार हार्ट बीट करता है, मतलब कितनी बार हार्ट रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है? 72 टाइम्स। लेकिन ये कब बढ़ सकता है? फिजिकल एक्सरसाइज हुई तो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी हार्ट पंप आउट करने लगता है ब्लड, और जब जल्दी जल्दी हार्ट पंप आउट करता है तो क्या होता है, ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। कम हो गई तो कम ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इनसफिशिएंट। जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है तो ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। ये एवरेज है, हाँ एवरेज है, ये कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर ये जो हार्ट बीट है वो पहले क्या होता था, ये हमारे जो रिस्ट की पल्स होती है उससे भी मेजर करा जा सकता था। ये पल्स जितनी बार क्या होती है, बीट करती है, उतनी बार हमारा हार्ट बीट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पल्स है वो बीट क्यों कर रही है, जितनी बार ब्लड उसमें पंप आउट हो रहा है, सॉरी पंप इन हो रहा है, तब उतनी बार ये बीट हो रहा है, तो इसीलिए वो उसको इससे कैलकुलेट करा जा सकता है। पहले के जो डॉक्टर्स होते थे वो पल्स रीड करके पूरा जो भी हमारे बॉडी में डिस्कम्फर्ट होता था उसको पहचान लेते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है पल्स, बता दिया मैंने पल्स क्या होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर कितने प्रेशर से हार्ट बॉडी में, ये हार्ट पंप आउट कर रहा है, मेन आर्टरी में कितने प्रेशर से ब्लड जा रहा है बाहर, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? ब्लड प्रेशर। ये दो वैल्यू में इसको मेजर करा जाता है। कौन कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर होता है और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में आता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट डायलेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, मतलब रिलैक्स कंडीशन में आता है। तो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, और डायस्टोलिक प्रेशर लो होगा। जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है? 120 mmHg, और ये कितना होता है? 80 mmHg, ठीक है। और इसको लिखते कैसे? 120/80 mmHg। क्लियर है? ये वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट एज है तो वो 140, और बाय अगर उसमें क्या कर दिया 90 कर दिया तो भी क्या होगा? नॉर्मल रेंज में आएगा। लेकिन अगर ओल्ड एज है तो 160 तक भी क्या हो जाता है? ये नॉर्मल चलता है। क्लियर है? हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? क्या होता है उसको? स्पाइग्नोमैनोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर। स्पाइग्नोमैनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर करा जाता है। उसमें क्या होता है? पंप होता है और रबर कफ होता है, ठीक है। और मेजर करने के लिए वो पूरा जो मरकरी का स्केल होती है वो होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी आर्म में क्या कर दिया जाता है? पूरा रबर कफ को रैप कर दिया जाता है, और रैप करने के बाद उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर 200 mmHg तक इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल 120 होता है, लेकिन उसको कहां तक
इंक्रीज करा 200 mmHg। अगर इतना प्रेशर हमने यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ की जितनी भी आर्टरीज है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक होने से क्या होगा कि हार्ट अब वहां पर ब्लड पंप आउट नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे हम प्रेशर लो करेंगे तो एक हार्ट बीट सुनाई देगी, जो बीटिंग होगी, जो पहली बीटिंग होगी वो कौन सा होगा, सिस्टोलिक। वो जिस प्रेशर पर बीट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि उतने प्रेशर से यहाँ पर क्या आया है, ब्लड फ्लो हुआ है, मतलब उतने ही प्रेशर से हार्ट ने ब्लड पंप आउट करा होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। फिर हम और प्रेशर जब रिड्यूस करेंगे तो वो जो हाँ बीपिंग की साउंड है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और जहां पर जिस प्रेशर पर वो डिसअपियर हुई है उसको क्या बोलते हैं हम, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है सभी को। तो ये होता है हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स, कैसे फूड और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। सबसे पहले क्या होता है, आर्टरीज। ठीक है, फिर क्या होता है, कैपिलरीज, और फिर क्या होते हैं, वेन्स होती है। अब आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर आई तो यहाँ पर कौन सा ब्लड लेकर आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ ले जाएगी, कैपिलरीज में ले जाएगी। ये कैपिलरीज क्या करेगा, पूरा ब्लड जो है वो सीप आउट कर देगा। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है ब्लड के, हमेशा ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है ब्लड। ये कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होती है। अब जैसे ही यहाँ से ब्लड पंप आउट हुआ तो अब क्या होगा, ब्लड पंप आउट हुआ मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन बाहर ज्यादा हो गया तो ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएगा सेल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ का जितना भी प्लाज्मा है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ये वापस से सिप इन हो जाएगा, कहां पर, कैपिलरीज के अंदर। अब ये कैपिलरीज में जो है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहां चला जाएगा, वेन्स में। बोलो, यहाँ पर ये कैपिलरीज है, ये ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, यहाँ आने के बाद कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, उसमें से धीरे धीरे ब्लड क्या होते जाता है, बाहर आते जाता है। जब कैपिलरीज से बाहर आया तो बाहर क्या हुआ है, सेल्स है, फ्लूइड में सेल्स है। तो वो जो ये सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, उस फ्लूइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कहां चला गया, सेल के अंदर गया। अब सेल के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रेस्पिरेशन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ आ जाएगा, कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा ब्लड के थ्रू। अब यहाँ ये वाला जो ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेन्स में, और वेन्स से कहाँ चले जाएगा, लंग्स में। क्लियर है। तो ये होता है कैसे फूड और ऑक्सीजन पहुंचता है बॉडी सेल्स में। ठीक है, अब लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।